जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बीटीएस एजुकेशन 2.0 में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज का वीडियो जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आज का। जो बच्चे बीएड सेकेंड ईयर में हैं और सीसीएस यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और इस साल वो अपना फाइनल एग्ज़ाम देंगे और इसका सब्जेक्ट कोड है जो वो आपका है E301 यूनिट नंबर फर्स्ट के लगभग सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन जो आपको एक नंबर में देखने को मिलेगा बोर्ड के एग्ज़ाम में, सारे क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट के। तो चलिए आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जितने बहुविकल्पी क्वेश्चन यूनिट नंबर फर्स्ट से बनते हैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट के पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, शिक्षा की विषय वस्तु से बोध होता है। यानी शिक्षा की विषय वस्तु से क्या बोध होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है शिक्षण का, बी है प्रशिक्षण का, सी है अनुदेशन का और डी है इन सभी का। तो आंसर जो सही होगा वो इन सभी का होगा, क्योंकि शिक्षा की विषय वस्तु से शिक्षा और प्रशिक्षण और अनुदेशन सबका जो होता है बोध होता है। प्रश्न नंबर दूसरा है, समावेशी शिक्षा की व्याख्या की जाती है। तो ऑप्शन ए है सामान्य बालकों हेतु, बी है विशिष्ट बालकों हेतु और सी है दोनों प्रकार के बालकों के लिए और डी है किसी के लिए नहीं। तो आप सभी लोगों को पता है, इसके पिछले क्लास में भी हमने डिस्कस किया है कि समावेशी शिक्षा में दोनों प्रकार के बालकों का डिस्कस किया जाता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दोनों प्रकार के बालकों के लिए समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, दोनों प्रकार के बच्चों के लिए। तो इसलिए प्रश्न नंबर 2 के ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न 3 है, विशिष्ट शिक्षा की व्याख्या की जाती है। तो ए है प्रतिभाशाली बालकों के हेतु, बी है बाधितों के लिए, सी है असमर्थी बालकों हेतु और डी है इन सभी के लिए। तो इसका भी जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का, तो ये डी हो जाएगा इन सभी बालकों के लिए। प्रश्न नंबर 4 है, शिक्षा का अर्थ होता है। तो ऑप्शन ए है विकास की प्रक्रिया, बी है अध्यापक प्रशिक्षण, सी है अध्यापक अध्ययन विषय और डी है ये सभी। तो शिक्षा का अर्थ जो होता है वो विकास की प्रक्रिया भी होता है और अध्यापक की प्रशिक्षण भी होता है और अध्ययन का एक तरह का विषय भी होता है। इस प्रकार जो है ये सभी लगभग सही है। तो इसलिए इसका जो आंसर बनता है सही, इस प्रकार इसका सही उत्तर जो बन जाता है वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा, क्योंकि इन सभी के लिए है। प्रश्न नंबर 5 है, विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है डॉक्टरों की, मनोवैज्ञानिकों की, सी है विशिष्ट शिक्षकों की और डी है इन सभी के लिए। तो देखो विशिष्ट शिक्षा के लिए लगभग सभी की आवश्यकता होती है, डॉक्टरों की भी ज़रूरत होती है, मनोवैज्ञानिकों की भी ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार से 5 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, शिक्षा के मुख्य आधार होते हैं। तो ऑप्शन ए दार्शनिक आधार, बी है सामाजिक आधार, सी है मनोवैज्ञानिक आधार, डी है ये सभी। तो शिक्षा का जो मुख्य आधार होता है वो दार्शनिक भी होता है, सामाजिक भी होता है और मनोवैज्ञानिक भी होता है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, स्वामित्व अधिगम का प्रत्यय दिया है। यानी स्वामित्व अधिगम का प्रत्यय किसने दिया है? तो हार्वर्ड ने दिया है, ब्लूम ने दिया है, इटार्ड ने दिया है या डी ऑप्शन है इनमें से किसी ने नहीं। तो जो स्वामित्व अधिगम का प्रत्यय जो दिया था वो ब्लूम ने दिया था। प्रश्न नंबर 8 है, उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए तकनीकी ज्ञान के साथ साथ वैज्ञानिक तथ्यों का अनुभव प्रदान करना, बी है दक्षता के साथ जीवकोपार्जन योग्य बनाना और सी है व्यावसायिक विकास व चारित्रिक विकास करना और डी है उपयुक्त सभी। तो जो भी आपको इस तरह का क्वेश्चन देखेगा तो लगभग सारे सही होंगे, ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। तो क्योंकि इसमें तकनीकी का भी विकास होगा, दक्षता का भी विकास होगा और व्यावसायिक का भी विकास होता है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, उच्च शिक्षा अध्ययन संस्था से तात्पर्य क्या है? तो लगभग सेमी क्वेश्चन है ये भी। तो उच्च अध्ययन व गुणवत्तापूर्ण अध्ययन की सुविधा,
बी है प्रशिक्षण अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था, और सी है व्यावसायिक पाठ्यक्रम में के माध्यम से दक्षता प्रदान करना, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका भी 9 का भी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने किस संबंध में सुझाव दिए हैं? तो ऑप्शन ए है शिक्षक शिक्षा के उन्नत बनाने के लिए, बी है माध्यमिक शिक्षा के उन्नत बनाने के लिए, सी है उच्च शिक्षा के उन्नत बनाने के लिए, और डी है इन सभी के लिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने किस संबंध में सुझाव दिए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शिक्षक शिक्षा को उन्नत बनाने के लिए। इस प्रकार हमने 10 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया अभी तक। अगर अभी तक आपने वीडियो को चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो को आप लोग 1 से 2 बार देखेंगे तो आप एग्ज़ाम में कोई गलती नहीं करेंगे और आपके पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। चलिए और आज बहुविकल्पी प्रश्न के 11वां प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 12 है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का कार्य है। तो ऑप्शन ए है शिक्षक शिक्षा को राष्ट्रीय प्रारूप देना, बी है शिक्षक शिक्षा हेतु मानक विकसित करना, और सी है शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता लाना, ये सभी। तो देखिए जो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का कार्य है वो शिक्षक को राष्ट्रीय प्रारूप भी देना होता है और शिक्षक हेतु मानक उसके मानक को भी विकसित करना होता है और उनके अंदर गुणवत्ता को भी लाना होता है। तो इस प्रकार से 12 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा, ये सभी के लिए। प्रश्न नंबर 13 है, भारत में सभी के लिए शिक्षा का अभिप्राय निम्न संदर्भों में है। पहला ऑप्शन ए है पूर्व बाल्य अवस्था, देख रेख तथा शिक्षा का प्रकार, बी है प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, और सी है असाक्षरता को कम करना, और डी है ये सभी। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो लगभग सारे के सारे सही होंगे। तो भारत के सभी के लिए शिक्षा का अभिप्राय होता है वो सारे चीज़ बाल्यावस्था को देख रेख करने के लिए भी होता है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिक से भी होता है, और साक्षरता को भी कम करना होता है क्योंकि हमें ज़्यादा लोग को साक्षरता बनाना होता है। तो इस प्रकार 13 नंबर का क्वेश्चन का डी सही हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न 14 है बहुविकल्पी का कि उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान के सिद्धांत है। तो पहला ऑप्शन है ए कार्यों के रूपरेखा तैयार करना, बी है विद्यार्थियों का राष्ट्रीय प्रगति में योगदान देना, और सी है प्रत्येक क्षेत्र में ज्ञान, और ये सभी। तो उच्च शिक्षा जो होता है वो कार्यों का रूपरेखा तैयार करना होता भी उसमें सिखाया जाता है बच्चों को, और विद्यार्थियों के राष्ट्र के प्रति बहुत बड़ा योगदान होता है क्योंकि वहाँ पे जाके बालक अलग अलग प्रकार के जो है अपना आविष्कार करते हैं। तो उस आविष्कार से भी राष्ट्र की प्रगति करने में क्या होता है उनका योगदान होता है, और सी है प्रत्येक क्षेत्र का ज्ञान होता है। तो हाँ ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न 15 है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का उत्तरदायित्व है। ये प्राथमिक शिक्षण का विकास, बी है माध्यमिक शिक्षकों का विकास, और सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का उत्तरदायित्व जो होता है वो होता है प्राथमिक शिक्षण का विकास करना होता है। जो जिला का होता है वो प्राथमिक शिक्षण का विकास करना होता है। इस प्रकार जो है 15 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 16 है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में पदों की कुल संख्या होती है। तो इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में पदों की कुल संख्या जो होती है वो 48 होती है, 48। ठीक है, तो इस प्रकार से 16 का बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के प्रमुख उद्देश्य क्या था? जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 जो आया था उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो पहला ऑप्शन ए राष्ट्रीय विकास, बी राष्ट्रीय एकता का विकास करना, और सी था सामाजिक एकता का विकास करना। तो
इसका ये तीनों जो है ऑप्शन ए और बी और सी है, ये तीनों राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना में तीनों के तीनों शामिल थे। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 17 का जो सही आंसर हो जाएगा ये सभी। तो इस तरह से आपका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के स्वरूप क्या था? तो ये देखिए दोनों जो है आपका, एक उद्देश्य पूछ रखा था और एक आपकी स्वरूप पूछ रखा है, तो लगभग दोनों क्वेश्चन सेम ही है। तो 18 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का स्वरूप है। तो ये है अनुदेशन का माध्यम, बी है धर्मनिरपेक्षता का समावेश, और सी है बिना बोझ के सीखने की प्रक्रिया, और डी है ये सभी। तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि हाँ, ये अनुदेशन का माध्यम भी था, धर्मनिरपेक्षता के समावेश भी थे, यानी किसी प्रकार के विशेष धर्म के लोगों को शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, सभी धर्मों के सारे बच्चों को लगभग मिलाकर साथ ही में शिक्षा देने की प्रावधान था, और इसमें बिना किसी के ऊपर बोझ देकर उनको मतलब आसानी से शिक्षा देने की प्रक्रिया थी। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका सही आंसर जो है हो आपका डी हो जाएगा, ये सभी। प्रश्न नंबर 19 है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का महत्व क्या है? यानी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना, देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जो है कब आया था, या राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना कब आया था। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि हाँ 2005 में आया था। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 19 है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का महत्व है। तो नवीन तथ्यों का समावेश के लिए, बी पाठ्यक्रम विकास के लिए, सी मानवीय मूल्यों के विकास के लिए, ये सभी। तो देखिए लगभग ये सब सही है। तो प्रश्न नंबर 19 के सही आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है शिक्षा से क्या अभिप्राय है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऐसे व्यक्तियों का प्रशिक्षण से है जो प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पठन का कार्य करना चाहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 21, आप लोगों का बहुविकल्पी प्रश्न कराया जा रहा है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इस बोर्ड एग्जाम के लिए ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन टेट, सुपर टेट, सी टेट सारे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन लगभग ये आपको टेट वगैरह के एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। देखिए एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये टेट में सी टेट में दोनों में आया हुआ है। प्रश्न नंबर 21, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो बहुत ही मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1993 में, 1997 में, सी है 1995 में, और डी है 1991 में। तो जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना हुई थी वो 1993 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 22, डेलर रिपोर्ट जमा की गई थी, यानी डेलर जो रिपोर्ट था वो कब जमा की गई थी? तो प्रश्न नंबर ए, अमेरिका में डेलर रिपोर्ट जो है कहाँ जमा की गई थी? तो अमेरिका में, पेरिस में, जर्मनी में, इनमें से कोई नहीं। तो जो डेलर नाम का रिपोर्ट था वो आपका पेरिस में जमा किया गया था। कहाँ जमा किया गया था? तो पेरिस में जमा किया गया था। अगला प्रश्न नंबर 23 है समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक थे, यानी समावेशी शिक्षा के कौन से प्रवर्तक थे या जनक थे? तो ऑप्शन नंबर ए है बर्ट, बी है इटार्ड, और सी है क्रिक, और डी है थॉमसन। तो ये क्वेश्चन 2020 और 2022 दोनों साल आया हुआ है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका वो बी हो जाएगा, इटार्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और इस सेशन का यूनिट नंबर 1 का बहुविकल्पी का लास्ट क्वेश्चन है कि एनसीटीई की स्थापना कब हुई? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी सी टेट वगैरह में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एनसीटीई की स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में, 1995 में, 1962 में, 1986 में। तो एनसीटीई की स्थापना जो हुई थी 1995 में हुई थी। तो ये था आज का आपका 24 यानी 24 यूनिट नंबर 1 के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर देख लेते हैं तो
आपको सारे लगभग क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा और आशा है कि आप लोग एग्ज़ाम में कोई गलती नहीं करेंगे और अगर इससे आपको क्वेश्चन बनता है तो आप पूरे पूरे नंबर आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में लेकर आएंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी बच्चे इस वीडियो से के माध्यम से हमसे जुड़ पाए। चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें, जिससे आगे और भी इसी तरह के वीडियो लेकर आऊँ आप सभी के बीच में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अपना ख्याल रखना और अच्छे से मेहनत करो और अपने घर में बड़ों का सम्मान करिए और खूब ज़ोर तोड़ से मेहनत करिए ताकि अपना कॉलेज टॉप कर सके आप। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी बच्चों को, सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।